हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और आज के सेशन में अपन देखने जा रहे हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मैकेनिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट के चैप्टर के अंदर ये टॉपिक आता है अपना। इस चैप्टर के अपन दो लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें पहले में अपन ने बेसिक देखा था मूविंग इंस्ट्रूमेंट्स का, और सेकंड जो था पीएमएमसी के बारे में देखा था। तो उम्मीद है कि आपने वो दोनों वीडियो देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो दोनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उनको पहले देख लेना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग का देख लिया थोड़ा बहुत और फिर छोड़ दिया। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट है जो पहले बताए हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है अपन को। मेन अपन को फोकस करना है वो इसके डायग्राम के ऊपर। डायग्राम बनाने के बाद में डायग्राम के कंपोनेंट के बारे में अपन देखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे, और इसका एप्लीकेशन जो है एमीटर और वोल्टमीटर के रूप में, उसके बारे में थोड़ा बेसिक देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, तो मैं आज अभी स्टार्ट करता हूँ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। इसका डायग्राम से डायग्राम बना लीजिए पहले आप। हो सकता है मैं इतना क्लियर नहीं हो पाए मेरा डायग्राम, बट आप लोग साफ बनाना थोड़ा। इस पे बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो। सॉरी। ये अपन ने सप्लाई दे दी। कौन सी सप्लाई है ये, एसी या डीसी? एसी सप्लाई है, ठीक है। यहाँ से अपन ने एक्सिस सप्लाई दी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बाद में अपन यहाँ से जो अपनी डिस्प्ले को लिंक करने के लिए लगाएंगे, ये अपनी आयरन कोर है, जिसके ऊपर अपना स्प्रिंग लगी रहती है। ये स्प्रिंग लगा दिया अपन ने। इस स्प्रिंग के साथ में अपन ने डिस्प्ले लगा दिया। एक और चीज़ लगानी है यहाँ पे। अब ये अपन ने क्या लगा रहे हैं, मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे डैम्पिंग के लिए। एक तरीके से क्या हो गया इसका पिस्टन। ठीक है, तो ये डायग्राम कंप्लीट है। नामांकन कर देते हैं इसका, आप लोग भी कर दीजिए। ये है सॉफ्ट आयरन डिस्क, ये इसका बेस है। यहाँ पे ये अंदर ये क्या दिखाता है, ये प्लस जो निशान है इनवर्ड डायरेक्शन को दिखाता है, और ये जो दिखाता है आउटवर्ड डायरेक्शन।
यानी कि अब देखना मैं बताता हूँ क्या है। ये एक यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए अपन यहाँ से ये जो वायरिंग है एक तरीके से, यहाँ पे वायर जो है ये वायर अंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ से वायर बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि ऐसे लपेटे लगे हुए हैं। ये इसके चारों ओर एक तरीके से आयरन का है ये, और आयरन के ऊपर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए मैंने बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, एक तरीके से अपन ने कोई पीस लिया, आयरन का पीस लिया अपन ने ये, और इसके ऊपर मैं वायरिंग कर दूंगा। वायरिंग कैसे करूंगा, इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने फिर सप्लाई दे दी। ठीक है, ये एक तरीके से और इन दोनों के बीच में सप्लाई दे दी। ठीक है, तो ये क्या है, आयरन का है, और इसके ऊपर मैंने वायरिंग की। तो ये देखना, ये पोर्शन कहाँ पे जा रहा है, पीछे की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ पे, और ये बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इसको मैं इससे डॉट से दिखा सकता हूँ। ये डॉट से मैंने दिखा दिया, और इसको मैं, ये अंदर की तरफ जा रहा है तो ये मैं इसको प्लस से दिखा सकता हूँ ऐसे। अब मैं यहाँ पे वायर न दिखाऊं और सिर्फ प्लस 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 लगा दूं और डॉट डॉट लगा दूं, तो एक जो जानता है इस नोटिफिकेशन का मतलब, वो समझ जाएगा कि यहाँ पे वायरिंग है, यहाँ पे वायर अंदर की तरफ जा रहा है और इधर से बाहर की तरफ निकल रहा है, और फाइनली यहाँ पे मैंने सप्लाई जोड़ रखी है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हो रखा है। यहाँ पे क्या हो रखा है कि ये डिस्क आयरन का है पार्ट कोर, उसके ऊपर मैंने वायरिंग की है। ये अंदर की तरफ जा रही है, ये बाहर से निकल रही है, वायर अंदर की तरफ बाहर की तरफ निकल रही है, और यहाँ से इसके दोनों पार्ट जो एंड हैं, इन दोनों एंड पे एक मैंने सप्लाई दे दी इस तरीके से। सेम इसी तरीके का डिस्प्ले है। यहाँ पे करंट फ्लो होगी, इसके अंदर करंट फ्लो होगी, यहाँ पे एक तरीके से जैसे इसमें करंट फ्लो होगी, तो यहाँ पे ये करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल लगाऊंगा, तो जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले पढ़ा दिया मैंने, तो करंट फ्लो हो रही है अंदर की तरफ यहाँ से, तो राइट हैंड के रूल के हिसाब से ये क्या बन जाएगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेंगी और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी, तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये साउथ पोल बन जाएगा। सेम इसी तरीके से ये यहाँ पे भी काम करेगा, और एक नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक साउथ पोल बन जाएगा। कहने का मतलब ये क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ये वाला क्या पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो क्या बन गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई है। अब ये क्या है, आयरन के एक पार्ट है, और इसके ऊपर यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है, और स्प्रिंग से यहाँ पे एयर फ्रिक्शन लगा हुआ, और ये डिस्प्ले है। तो अब ऐसे वर्क कैसे करेगा ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में ये अपनी हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से क्या होगा कि ये जो सॉफ्ट आयरन डिस्क लगी हुई है इस वाले पे पार्ट पे, तो पता है अपन को जो आयरन है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जैसे ही इसमें अपन करंट फ्लो होगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से ये जनरेट, मान लो ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है यहाँ से, ये अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है यहाँ पे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है यहाँ पे। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो ये जो आयरन सॉफ्ट आयरन कोर डिस्क है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, क्योंकि अपन को पता है कि ये मैग्नेट जो है वो आयरन जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये मैग्नेट बन गई, तो ये अपनी आयरन जो डिस्क है वो इधर की तरफ अट्रैक्ट होके जा रही है। तो ये जब इस अट्रैक्ट होगी, तो यहाँ पे जो अपना ये फुल जो डिस्प्ले है, अपनी जो ये निडल बनी हुई है, ये निडल भी इस वैल्यू के हिसाब से ही क्या होगी, शिफ्ट होगी। ठीक है, आयरन कोर किस हिसाब से शिफ्ट होगा, जिस हिसाब से फोर्स लगेगा। फोर्स किस हिसाब से लगेगा, जितनी अपनी सप्लाई होगी उसके हिसाब से, यानी कि जिस भी वैल्यू को क्वांटिटी को मेजर करना है उस क्वांटिटी के मेजर के हिसाब से, और उसी हिसाब से ये नीडल भी अपनी शिफ्ट होगी। तो ये यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगेगा। तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स किस वजह से लग रहा है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से, जो कि मैंने पहले बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में कि मूविंग आयरन में इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से अपनी क्या होती है, जो डिफ्लेक्शन फोर्स है वो लगता है। दूसरा डिफ्लेक्शन फोर्स मान लो इधर की तरफ लग रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये कौन सा होगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क एक तरीके से। तो यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक कंट्रोलिंग टॉर्क। और कंट्रोलिंग टॉर्क किसकी वजह से जनरेट होगा, इस स्प्रिंग की वजह से। डिफ्लेक्शन इधर की तरफ होगा तो कंट्रोलिंग टॉर्क इधर की तरफ होगा, और जहाँ पे डिफ्लेक्शन टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर हो जाएंगे, वहाँ पे ये निडल अपनी सेट हो जाएगी।
तो ये हो गया अपना कंट्रोलिंग टॉर्क, किसकी वजह से, स्प्रिंग की वजह से। अब है यहाँ पे एक डैम्पिंग टॉर्क भी लगेगा, और ये कौन सा डैम्पिंग टॉर्क में मैंने अलग अलग डिफरेंट मेथड बताए थे। तो यहाँ पे बताया, यहाँ पे है एयर फ्रिक्शन मेथड, ये किसके लिए है, डैम्पिंग के लिए, डैम्पिंग जनरेटर। तो ये टॉर्क डैम्पिंग टॉर्क को जनरेट करेगा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो फाइनली अपन को पता चल गया डिफ्लेक्शन टॉर्क किसकी वजह से है, डिफ्लेक्शन टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से। हालांकि पहले बता दिया, फिर भी एक बार वापस से लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से, स्प्रिंग, और जो डैम्पिंग है वो है एयर फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, इसका ऑपरेशन कंस्ट्रक्शन देख ही ली डायग्राम, ऑपरेशन समझ में आ गया कि किस वजह से टॉर्क वर्क लग रहा है इसके अंदर। तो ये अपना मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का है डायग्राम और इसका ऑपरेशन। अब इसके अपन देख लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज, मेन एडवांटेज यदि पीएमएमसी के कंपैरिजन में आप देखो तो इसका एडवांटेज, मेन एडवांटेज ये है कि ये एसी और डीसी दोनों मेजर कर सकता है। वर्क्स फॉर बोथ एसी एंड डीसी। दूसरा है इसके कॉस्ट जो है वो कम है, कॉस्ट इज लेजर। कंस्ट्रक्शन जो है इसकी स्ट्रॉन्ग है, सॉरी इसको बोलते हैं रिब्यूस्ट कंस्ट्रक्शन। छोटी सी कंस्ट्रक्शन है तो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाती है और सही है। फ्रिक्शन एरर नहीं होती है इसके अंदर। फ्रिक्शन एरर इज लेस। ठीक है, तो इसके मेन एडवांटेज हो गए ये। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज एक ये है कि इसका नॉन यूनिफॉर्म स्केल है। जैसे मैंने बताया था कि पीएमएमसी के अंदर उसका यूनिफॉर्म होता है और इसका नॉन यूनिफॉर्म है, कि 0 से लेकर 100 तक है मान लो, तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे 0 यहाँ पे तो 10 यहाँ पे होगा, 20 यहाँ पे होगा, 30 यहाँ पे होगा, कंटिन्यूस होगा किसमें, पीएमएमसी में, यूनिफॉर्म स्केल में। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, मान लो 0 से लेके 10 इतनी सी दूरी में आ गया 10, फिर 20 थोड़ा ज़्यादा दूरी इतना गैप आया, फिर 30 मान लो और भी ज़्यादा गैप आया, 50 में मान लो हो सकता है और भी ज़्यादा गैप आया। तो इस तरीके से गैप अलग अलग होगा नॉन यूनिफॉर्म स्केल का मतलब। सेकंड है इसका जो ये किस तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना कि परमानेंट मैग्नेट है यहाँ पे, तो ऑपरेटिंग फील्ड जो है वो कमजोर होगी, वीक ऑपरेटिंग फील्ड। किसकी वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से। यदि परमानेंट मैग्नेट हो हाई स्ट्रेंथ की तो अपनी ऑपरेटिंग फील्ड अच्छी होगी, जैसे कि पीएमएमसी में थी, लेकिन यहाँ पे पीएमएमसी यहाँ पे ऑपरेटिंग फील्ड वीक है। ठीक है, उसके अलावा पावर कंजप्शन इसका ज़्यादा है, मोर पावर कंजप्शन। इंटरनल हीटिंग भी इसमें ज़्यादा है। टेम्परेचर एरर भी इसमें ज़्यादा है, क्योंकि इंटरनल हीटिंग ज़्यादा है तो टेम्परेचर एरर भी ज़्यादा होगी। पावर कंजप्शन भी ज़्यादा है, ये बता दिया मैंने। एरर ज़्यादा होने की सभी की सभी तरह की एरर क्या है, ज़्यादा है इसमें। टेम्परेचर एरर है इस तरीके से, तो जो एक्यूरेसी होगी इंस्ट्रूमेंट की वो होगी लेस एक्यूरेसी। तो अपना मेन जो डिसएडवांटेज है यही याद रखना है। नॉन यूनिफॉर्म स्केल है, ठीक है, ऑपरेटिंग फील्ड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट होने की वजह से कम है, इंटरनल पावर कंजप्शन जो है वो ज़्यादा है, हीटिंग जो है वो भी थोड़ी ज़्यादा है, टेम्परेचर हीटिंग की वजह से टेम्परेचर एरर भी ज़्यादा है, और हर तरह की एरर ज़्यादा होने से एक्यूरेसी
कम है इस इंस्ट्रूमेंट की। तो कुछ डिसएडवांटेज है, बट AC और DC दोनों के लिए काम में आता है, ये इसका मेन एडवांटेज है। जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही सिंपल है, ऑपरेशन भी एकदम इसका सिंपल है, वो अपन ने देख ही लिया। अब इसके बाद में इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कि मूविंग आयरन एमीटर और वोल्टमीटर के रूप में कैसे काम में आता है। तो सबसे पहले यदि इस इंस्ट्रूमेंट का एक मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊं, जैसे कि अपन ने PMMC में भी बनाया था, कि इसका इलेक्ट्रिकल रूप में फुल डायग्राम न बना के अपन सिंप्लीफाइड डायग्राम बताना चाहें तो क्या होगा, तो एक हो गया अपना डिस्प्ले, और एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इस मीटर का कुछ, और इसका मीटर का अंदर इंटरनल रिएक्टेंस भी होता है। तो इस तरीके से मैं इस इंस्ट्रूमेंट को दिखा सकता हूँ। और इसका ये हो गया मीटर रेजिस्टेंस, और इसका इंडक्टेंस दिखा दिया LM से। तो इसका ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ZM इम्पीडेंस इसका, ठीक है। ये हो गया इम्पीडेंस, RM और LM को अपन मिला के बोलेंगे तो, और वैसे है रेजिस्टेंस, और ये क्या है इंडक्टेंस। इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या बोलेंगे अपन, रिएक्टेंस, और टोटल हो गया इम्पीडेंस, और ये मीटर का डिस्प्ले हो गया। अब सेम प्रॉब्लम PMMC उसकी तरह यहाँ पे भी है कि यदि सिर्फ अपन इंस्ट्रूमेंट को के इंटरनल कंपोनेंट्स को लें तो इस वजह से जो अपनी रेंज होगी इस मीटर की वो बहुत ही कम होगी। करंट भी बहुत ही कम रेंज की मेजर करेगा और वोल्टेज भी बहुत ही कम मेजर करेगा। तो इसकी रेंज को अपन को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, एक्सटेंशन रेंज ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। उसी तरीके से सेम PMMC की तरह यदि वो देख लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे तो अपन को इसकी एमीटर और वोल्टमीटर दोनों की रेंज बढ़ानी है। तो सबसे पहले मूविंग आयरन एमीटर बना के इसकी रेंज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ये अपना इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल कंपोनेंट्स हैं। मीटर का रेजिस्टेंस हो गया और मीटर का इंडक्टेंस हो गया। उसकी तरह अपन क्या करेंगे, एमीटर है तो एमीटर के लिए एक्सटेंशन में अलग से कंपोनेंट जोड़ेंगे, और RM LM इंटरनल है तो इसके पैरेलल में RSH और LSH अपन जोड़ देंगे और अपनी रेंज बढ़ जाएगी। RSH और LSH अपन जोड़ देंगे यहाँ पे, और ये मीटर की करंट हो गई। पहले जो मेजर कर रहा था सिर्फ मीटर करंट मेजर कर पा रहा था ये, और अब जो करेगा वो एक्सटर्नल करंट बोलूँ उसको या टोटल करंट I बोलें तो उसको मेजर करेगा। तो यहाँ पे करंट जाएगी ISH, और ISH किसके बराबर हो जाएगी, I माइनस IM के बराबर हो जाएगी। तो अपन को इतना सा ध्यान रखना है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की रेंज को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, पैरेलल में RSH और LSH करके अपन अलग से कंपोनेंट को जोड़ देंगे, और इसको जोड़ेंगे तो अपनी रेंज बढ़ जाएगी। पहले मिली एम्पियर में थी, माइक्रो एम्पियर में थी, तो अब हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर में आ जाएगी। 500 एम्पियर तक भी ये मेजर कर सकता है। इसी तरीके से अपन ये एमीटर का बढ़ाया, ऐसे ही वोल्टमीटर का यदि अपन को बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, याद करो PMMC में अपन ने क्या किया था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी करना है अपन को। यहाँ पे अपन करेंगे कि सीरीज में अपन जोड़ेंगे, और क्या जोड़ेंगे सीरीज में, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और इसमें पैरेलल में इसके जोड़ेंगे अपन कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को पैरेलल में नहीं जोड़ के अपन यहाँ पे जोड़ेंगे पैरेलल में कैपेसिटेंस, और सॉरी सीरीज में कैपेसिटेंस, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को सीरीज में जोड़ देंगे मीटर कंपोनेंट के साथ में। तो इससे अपनी रेंज बढ़ जाएगी। पहले कितना मेजर कर रहा था, सिर्फ मीटर वोल्टेज जितना ले पा रहा था, और अब मेजर करेगा टोटल वोल्टेज यहाँ तक का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से कैलिब्रेशन जिसको बताया था मैंने। तो ये अपन ने कैलिब्रेशन करके एमीटर और वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ा दिया। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन वगैरह को ध्यान से देख लेना। उसके बाद में उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, और एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में भी देख लेना कि एमीटर और वोल्टमीटर को किस तरीके से अपन रेंज को बढ़ा सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो इतना ही है इस वीडियो में, इसको ध्यान से देख लेना, काफ़ी काम का है सिलेबस का। और नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं डायनोमीटर, EDM टाइप या EMMC टाइप
जो वाट मीटर होता है उसके बारे में। तो उससे पहले ये दोनों वीडियो, तो दोनों तीनों वीडियो, 3 वीडियो इसके, वो ज़रूर देख लेना। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, उन जो भी जितने भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनको सिक्वेंशियली देखते रहना, ताकि वो सिलेबस तुम्हारा, इस टॉपिक का सिलेबस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।